हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी तक पेपर कराए हैं उसमें से जितने भी साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को इकट्ठा करके हम इस वीडियो में एक जो साइंस के प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें लेकर आए हैं। तो दोस्तों, उस श्रृंखला के तहत जो साइंस की श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला के तहत ये आज का तीसरा वीडियो है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मतलब आज का पहला प्रश्न है या 101वां प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। दोस्तों, हमें सबसे बड़ा कोशिकांग बताना है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नाभिक। जो एक कोशिका होती है उसका जो अंग है यानी कोशिकांग, कोशिका का अंग, तो एक कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग है वो होता है नाभिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें होता है, यानी इनमें से कौन सा तत्व होता है जिसके कारण जो नींबू का रस होता है वो खट्टा होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है अम्ल। क्योंकि जो नींबू में अम्ल पाया जाता है और उसमें अम्ल के ही कारण नींबू का रस खट्टा होता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अम्ल। तीसरा प्रश्न है, लोहे में जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी जब लोहे में जंग लग जाती है तो वह किस चीज का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, अपचयोपच अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया है, या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो दोस्तों, जो ये प्रश्न है इसका सही मतलब है लोहे में जंग लगने को क्या कहते हैं? अपचोपचय। अपचयोपचय अभिक्रिया होती है, उसके कारण ही लोहे में जंग लगता है। यानी जो लोहे में जंग लगने का कारण है उस क्रिया का कारण क्या है? अपचयोपचय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यानी जो मानव का शरीर है उसमें अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है, या फिर हृदय है, अग्न्याशय है, या फिर गुर्दा है? दोस्तों, सही आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो वो होता है यकृत। ना ही हृदय, ना अग्न्याशय और ना ही गुर्दा। कौन सबसे बड़ा अंग है? तो दोस्तों वो क्या है? यकृत। एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी एक्यूपंक्चर एक इलाज करने की एक विधि है, उसमें इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? धागे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सुई का, या सी चाकू, या फिर डी कप। इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सुई का। दोस्तों, एक्यूपंक्चर ये चाइना के उपचार करने की विधि है। यानी जो ये विधि है वो कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? तो ये चीन में इस्तेमाल की जाती है। कहाँ पर? चाइना में। चाइना में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका प्रयोग किया जाता है, यानी एक्यूपंक्चर का जो उपचार किया जाता है वो किया जाता है सुई के माध्यम से। सही का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। छठवां प्रश्न है, अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? जो अयस्क हैं उनका भर्जन क्यों किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है बी, सल्फर। यानी सल्फर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? सल्फर निकालने के लिए अयस्कों का भर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, या फिर डी उत्तल और समतल दर्पण दोनों का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। क्या? अवतल दर्पण का। जो दंत चिकित्सक होते हैं वो अंदर के आपके मुंह में एक छोटा सा अवतल दर्पण डालते हैं जिससे कि अंदर का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे सके और अंदर आपके दांतों में क्या प्रॉब्लम है उसका पता आसानी से लगाया जा सके। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। दोस्तों, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है शेविंग करने में। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? किसके अनुसार? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। जितनी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी संख्या कितनी है? 6। उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? यानी उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें उत्पाद तो बनते ही हैं लेकिन उनके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है? तो उन्होंने दोस्तों कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऑप्शन ए सही है इसका, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं।
वो अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और वह क्रियाएं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है यानी ऊष्मा को अवशोषित करती हैं वातावरण से, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन से तत्व समूह एक के समान समूह से संबंधित हैं? यानी जो समूह एक है उसके समान समूह से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो एक समूह है उसमें क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, और सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। निम्न में कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता? जोड़े में मतलब होता है ट्वाइस, यानी इकट्ठा जोड़ा, तो उस जोड़े में नहीं पाया जाता। तो मानव शरीर में दोस्तों जो फेफड़ा होते हैं जोड़ों में पाए जाते हैं, जो गुर्दे होते हैं वो भी जोड़े में पाए जाते हैं, आंख भी जोड़ों में पाई जाती हैं। तो सही आंसर क्या है, मुंह। मुंह जोड़ों में नहीं पाया जाता। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। यानी किस चीज के, यानी दो सतहों के बीच में क्या चीज होती है जिसकी उपस्थिति है वो घर्षण का कारण बनती है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनियमितताएं। अनियमितताओं की उपस्थिति दो सतहों के बीच में घर्षण का कारण बनती है। मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी की वजह से प्रवेश करता है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जल के कण होते हैं, वो जड़ों के रेशों में चले जाते हैं। ठीक है। तो वो ये क्रिया होती है वो किसके कारण होती है, किस वजह से होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है परासरण अभिक्रिया, यानी इसे परासरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो परासरण की क्रिया के कारण ही मिट्टी से जड़ों में जो रेशे होते हैं उनमें पानी प्रवेश करता है। 114वां प्रश्न है, एक ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, 4 ओम होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 4 ओम। जैसे एक प्रतिरोध होता है ये लगा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध ये लगा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध ये लगा हुआ है, और चौथा प्रतिरोध ये लगा हुआ है। तो दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है। कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं तो उन्हें सीधा जोड़ देते हैं। जैसे ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और एक ये ओम है, तो ये इन्हें श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओम। क्या हो जाएगा, 4 ओम। अगर ये समांतर क्रम में लगे होते तो इन्हें जोड़ते जैसे 1/1 प्लस 1/1 ऐसे करके जोड़ते। ठीक है। तब प्राप्त करते कितना हो रहा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 4 ओम। अम्लीय विलयन में फेनोल्फ्थालीन का रंग कैसा होता है? अम्लीय विलयन में, तो अम्लीय विलयन में जो फेनोल्फ्थालीन का रंग होता है वो होता है रंगहीन। कैसा होता है, रंगहीन। जो अम्लीय विलयन में जो फेनोल्फ्थालीन होती है वो कैसी हो जाती है, रंगहीन हो जाती है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी रंगहीन। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों हम यहाँ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी 2। क्योंकि ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, O2। अब ऑक्सीजन में 2 O हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की बात पूछ रहे हैं अणु में, तो परमाणु कितने होंगे, 2 परमाणु होंगे, यानी 1 O और 2, तो कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 2। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी 2। निम्न में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है? कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है निम्न में से? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आलू में होने वाला मोजेक रोग। दोस्तों जो आलू में होने वाला मोजेक रोग है वह बीजोजनित रोग नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलू में होने वाला मोजेक रोग। 118वां प्रश्न है, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है शक्ति। क्या कहा जाता है, शक्ति। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी शक्ति। यानी कार्य करने की दर हमेशा क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ऐसे विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर क्या कहलाती है, ये भी शक्ति कहलाती है। साबुन अणु में होता है, साबुन अणु में होता है, यानी साबुन के एक अणु में क्या क्या होता है, साबुन के अणु में क्या क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ। क्या होता है,
एक जल स्नेही शीर्ष होता है और एक जल विरागी पुच्छ होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल स्नेही शीर्ष होता है और जल विरागी पुच्छ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है? जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। क्या निकलता है? हाइड्रोजन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं, यानी इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता? बाकी सारे परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। कौन सा आंसर सही है इसका? हाइड्रोजन। क्योंकि दोस्तों जो हाइड्रोजन का सूत्र होता है वो होता है 1H1, यानी इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसीलिए का सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? यानी इनमें से जैसे है पीनियल, थाइमस, पिट्यूटरी या अधश्वेतक, तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो यौवन तक सक्रिय होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आंसर है थाइमस। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? थाइमस। जो थाइमस ग्रंथि होती है वो यौवन अवस्था तक ही सक्रिय रहती है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो सबको पता है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेबीज। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बेरी एक विटामिन से होने वाला रोग है, तो ये कौन सी विटामिन से होता है? कमी से होता है या अधिकता से होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से? B1 की कमी से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 की कमी से। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? खसरा, तपेदिक, टाइफाइड या फिर डिप्थीरिया? तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो विषाणु से जनित होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, खसरा। जो खसरा है वो विषाणु जनित बीमारी है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, खसरा। जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है? जब पानी होता है, जब हम उसमें अम्ल की थोड़ी मात्रा डालते हैं तो इनमें से कौन सी घटना होती है? आयनीकरण या तनुकरण दोनों क्रियाएं होती हैं, या खाली तनुकरण होता है, या आयनीकरण होता है, या फिर उदासीनीकरण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आयनीकरण और तनुकरण दो क्रियाएं होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के बाष्पीकरण में वृद्धि होती है? यानी ये स्थितियां दी हैं, किस स्थिति में जल के बाष्पीकरण में वृद्धि होती है? जल के तापमान में कमी होने पर, जल के तापमान में वृद्धि होने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होने पर, या फिर जल में साधारण नमक मिलाने पर? तो दोस्तों जो जल के बाष्पीकरण में जो सबसे ज्यादा वृद्धि होती है वो होती है जल के तापमान में वृद्धि के कारण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाष्पीकरण का मतलब होता है जल की सतह से जल उड़ जाना। तो जब दोस्तों हम सब लोगों को पता है कि जब तापमान अधिक होता है, गर्मियां होती हैं, तो तालाब सूखने लगते हैं, तो वहां पे बाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जल में तापमान में वृद्धि के कारण। गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? यानी जो गुरुत्व जनित त्वरण होता है उसे किस सिंबल से दर्शाते हैं? तो दोस्तों हम सब लोग जानते हैं अंग्रेजी का छोटा अक्षर होता है जी, इससे गुरुत्वीय त्वरण को पहचानते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों जो कैपिटल जी होता है ये क्या होता है? तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है कैपिटल जी। और जो पृथ्वी का गुरुत्व जनित त्वरण होता है उसे कहते हैं स्मॉल जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान मतलब कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? कौन सी गैस है जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? यानी उस गैस की जैसे 1 यूनिट जलाई जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ऐसी कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है, एलपीजी है, प्राकृतिक गैस है, या फिर मीथेन? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन। जैसे हम दोस्तों आजकल देख भी रहे हैं कि हाइड्रोजन से गाड़ियां चलने लगी हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें बनाई जा रही हैं। तो उसका रीजन यही है कि हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है जिसका प्रयोग करने से हमें ना के बराबर प्रदूषण होता है और उसका कैलोरी मान भी बहुत अधिक है। और दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है।
फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? जो हम कॉफी पीते हैं वो पौधे के हमें किस भाग से प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो पौधे की जो फली होती है, कॉफी का जो पौधा होता है उसमें जो फली आती है उससे हमें कॉफी मिलती है। आपने देखा भी होगा कॉफी के दाने रहते हैं। तो हमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फली से कॉफी मिलती है। जड़ से कॉफी नहीं मिलती, पत्ती से चाय मिलती है और छाल से भी हमें कॉफी नहीं प्राप्त होती। तो हमें कॉफी कहाँ से प्राप्त होती है? फली से। याद हम ऐसे रख सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कॉफी के दाने रहते हैं और दाने किस में बनेंगे? फली में बनेंगे। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये आप सब लोग जानते होंगे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है, सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है, इसीलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यानी सभी रंगों का जो आकाश, वो सभी रंगों का जो प्रकीर्णन होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। गन्ना में पाया जाता है यानी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोस्तों हमें गन्ने में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गन्ने में पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों चीजें किस में पाई जाती हैं? गन्ने में पाई जाती है। याद कैसे कर सकते हैं इन्हें? ग्लूकोज तो रहेगा ही, फ्रक्टोज मतलब जैसे कहते हैं हमारे फिरोजाबाद में गन्ना बहुत होता है तो वहां से क्या कह सकते हैं? फ्रक्टोज, फा से फ्रक्टोज, फिरोजाबाद। तो गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हमारे यहाँ फिरोजाबाद में। और फा से क्या होता है? फ्रक्टोज। क्लोरोफॉर्म का अर्धसूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का अर्धसूत्र बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, CHCl3। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसे ऐसे लिखते हैं CHCl3। तो ये होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। और क्लोरोफॉर्म को दोस्तों निश्चितक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी दिए गए रंग और माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। यह कौन सा नियम है? तो दोस्तों ये कौन सा नियम है? स्नेल का नियम है। हम लोगों ने हाई स्कूल में बहुत पढ़ा है कि स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या का मान और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, उसे कहते हैं स्थिरांक निकलता है एक, उसे कहते हैं स्नेल का नियम। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं के ऊपर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? यानी वो जीव कौन सा है जो अपने पूरे जीवन के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? परभक्षी। क्या कहते हैं? परभक्षी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परभक्षी। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, वोल्ट या फिर एम्पियर? शक्ति का एसआई मात्रक पूछा है दोस्तों। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो सही आंसर है ऑप्शन 1, वाट। जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशी बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं? यानी कौन कौन से बल होते हैं जो कील रहती है उसे दीवार में ठोकने के लिए मदद करते हैं मांसपेशी बल के अलावा? कमानी बल, स्थिर वैद्युतिक बल, घर्षण बल या फिर चुंबकीय बल? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल होता है। वह भी मांसपेशी बल के अलावा किसी दीवार में कील ठोकने के लिए योगदान करता है। लैंगरहैंस के आउटलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों कहां पाए जाते हैं? अग्न्याशय में पाए जाते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जिन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, वो कहां पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं अग्न्याशय में। जब अम्ल धातु के कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ। जो कार्बोनेट के बोलते हैं CO3 होता है ना, कार्बोनेट होते हैं। तो उनके साथ जब अभिक्रिया करता है कोई अम्ल तो वो क्या बनाता है? नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या फिर ये सभी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी। जब कोई अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां नमक भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और पानी भी बनता है। पानी का मतलब क्या बनता है? H2O।
कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है CO2, और नमक का मतलब क्या होता है NaCl। क्या होता है NaCl। ये तीनों चीजें बनती हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इनमें से सभी। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे ये घात है, यहाँ ये 10⁵ ये 10⁴ है, ये 10⁸ है, और ये 10⁵ तो अब आपको बताना है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? जो हमारे जानवर होते हैं, गाय भैंस, उनके मुंह में और पैरों में एक रोग होता है जिसे खुरपका या मुंह पका रोग कहते हैं। वह किसके कारण होते हैं? कवक के कारण होते हैं, पेनिसिलियम के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं, या फिर जीवाणु के कारण होते हैं? तो सही आंसर क्या है? विषाणु। जो मुंह पका और खुरपका जो रोग हैं वो विषाणु जनित रोग हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और 54 वाले तत्व हैं, क्या हैं? दुर्लभ मृदा धातुएं, हल्की धातुएं, हैलोजन, या फिर अक्रिय गैस। तो दोस्तों ये क्या है? 10, 18, 36 और 54 ये दोस्तों अक्रिय गैसें हैं। इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण रहता है। तो ये कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैसें हैं। एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है। यानी कोई पदार्थ है एक X जो लाल लिटमस के रंग को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर कैसा कर देता है? ये बताना है कैसा कर देता है। यानी जो लाल लिटमस को तो नीला कर देता है, लेकिन यही पदार्थ मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है उसे बदलकर क्या कर देगा? तो उसे बदल के कर देगा दोस्तों पीला। क्या कर देगा? पीला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है? यानी जब किसी पानी को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाएगा तो उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? क्या वो गैस बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, प्लाज्मा होगा, या फिर द्रव होगा? तो ये आपको बताना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब हम किसी पानी को 100 डिग्री से ज्यादा पे जब हम गर्म करते हैं तो उबलने लगता है, और जब हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गैस। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आप लोग जानते ही होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें यह बताना है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, किसमें नहीं है? तो दोस्तों पदार्थों का किण्वन, ये कौन सा परिवर्तन होता है? ये होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। जब रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें जब किसी पदार्थ की स्थिति बदल जाती है उसे वापस से पुरानी स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों का किण्वन। निम्न में से किस गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी GWP की गणना के लिए किया जाता है? तो वो दोस्तों कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में गणना करने में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। 148वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? बहुत सरल प्रश्न है, संभवतः आप लोगों को बताना चाहिए। यानी किस रंग, यानी श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर कौन सा है? लाल। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ट्रैफिक की स्थिति में किया जाता है सबसे ज्यादा। 149वां प्रश्न है, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवी जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो ये जीवाश्म ईंधन बनता है क्या? प्राकृतिक गैस बनती है। क्या बनती है? प्राकृतिक गैस इसी क्रिया के द्वारा बनती है। 150वां प्रश्न है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? यानी जो ध्वनि की तरंगें होती हैं उसे किस में बदलता है? विद्युत में बदलता है। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, हेडफोन, या फिर एम्पलीफायर? तो दोस्तों सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुंह पे क्या लगा होता है? माइक्रोफोन।
वो हमारी ध्वनि तरंगों को कैसी तरंगों में बदलता है, संकेतों में बदलता है, तो वो बदलता है विद्युत संकेतों में। और विद्युत संकेतों को वापस ध्वनि तरंगों में कौन बदलता है, लाउड स्पीकर। तब क्या होगा, लाउड स्पीकर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।